प्रधानमंत्री ने एक चीज बोला था कि सीडीएस, क्योंकि सीडीएस की प्रकल्पना, इंटीग्रेशन कमांड की कल्पना ये कारगिल वॉर के बाद हो गया था। राइट। और जो आपकी कमिटीज बनी थी उसका एक मैं भी सदस्य रहा था, हम इसके पक्षधर थे। जो अग्निवीर की है प्रकल्पना कि 4 साल में जब टेक्नोलॉजी बदलता है तो फ्रेश माइंड चाहिए, उस समय की है ये। बहुत सारी डिबेटें यहाँ चली, तो पूरा स्ट्रक्चर बदल, पूरा स्ट्रक्चर और भविष्य की चुनौतियां और दुश्मनों की तरफ से आने वाले जो थ्रेट्स हैं उसको देखते हुए भारत को कैसे तैयार करना है, इस बारे में जो दिन दूनी रात चौगनी रफ्तार से काम हो रहा है वो दुश्मनों के लिए थर्राने वाला है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बहुत बड़ा दावा। दूसरे फ्रंट की खबर देखिए, रूस की तरफ से लड़ रही है पाकिस्तान की फौज, पैसे लेकर मुनीर की फौज के लड़ने का दावा। क्रूर युद्ध में चीन उज्बेकिस्तान भी रूस के साथ हैं। चीन, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान रूस की तरफ से लड़ रहे हैं, ऐसी बात, ऐसा दावा किया जा रहा है। ज़ेलेंस्की ने, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यह दावा किया है कि उधर से, अब ये जरा ज़ेलेंस्की ये भी बता दें, ज़ेलेंस्की जरा ये भी बता दें कि उनकी तरफ से कौन कौन लड़ रहा है। ये तो जग जाहिर है, ज़ेलेंस्की की तरफ से तो 32 नेशंस के, और ये नहीं, जो मिशनरी फोर्सेस हैं जिसके अंदर में कोलंबिया का नाम भी अभी आना शुरू हो गया, जो कि एक्चुअली आपके लुहांस, डोनेस्क में कर रहे हैं। मगर जब वो कहते हैं कि ये मिशनरीज हो सकते हैं चाइनीज, ये मैं नहीं मानता, क्योंकि भारत से भी कुछ लोग गए थे आपको प्रजोगन की फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए। बात उसकी नहीं है। रशिया ने यदि नॉर्थ कोरियन को यूज किया है तो 12,000 आए हैं, वो उसने खुल के बताया है। तो रशिया ऐसा देश है, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि उनके साथ मैं बहुत ऑपरेट किया हूं, वहां पर वो उन चीजों को छिपा के करने वाला नहीं। ठीक है। जब आपने देखा होगा प्रोजेगन को उन्होंने यूज किया था, जब उसकी फोर्सेस हैं, तो उसने जो सोलेडार में यूज किया था, बाखमुत में यूज खुलेआम किया था, पूरे दुनिया के सामने थर्रा गई। तो ये ज़ेलेंस्की सर, लेकिन मेरे को एक चीज समझ में, ये जरा बताइए, पाकिस्तान को लेकर रशिया किस तरीके से देखता है? क्या वाकई वो उसका जो चरित्र रहा है, रशिया क्या इस समय वाकई उन लोगों को अपनी तरफ से लड़ने के लिए जमीन पर बुला सकता है? देखिए, जब ये लड़ाई शुरू हुई थी 2022 में, आपको याद होगा इमरान खान साहब जिस दिन लड़ाई छिड़ी थी वो रशिया पहुंच गए। तो ऐसी खबरें भी आ रही हैं, वो चिंता का भी कभी कभी भारत का विषय बन जाता है, क्योंकि उनकी थोड़ी डील तो हुई है, रशिया के साथ पाकिस्तान की डील है। अच्छा। और चाइना के सह पे हुई, चाइना के सह पे हुई है। वो उनसे तेल भी लेना चाहते हैं, वो भी शायद आ रहा है। तो सर ये बताइए, ये खबर अगर अमेरिका को पता चलेगी और अमेरिका वहां से तेल निकाल रहा है, तो पाकिस्तान का तेल नहीं निकाल देगा ये खबर सुनने के बाद? देखिए, पाकिस्तान एक दोहरी नीति है, अमेरिका भी दोहरी नीति से खेलता है। अच्छा। तो और इसके लिए देखिए, जब करेक्ट आकलन करें, मैं भी ऐसी बड़ी बातें कर देंगे पाकिस्तान में कुछ नहीं है। पाकिस्तान एक महारत तो हासिल की है, वो जानता है कि कैसे, जब हम 3A की बात करते थे, अल्लाह, अमेरिका, आर्मी, अमेरिका आता था। आज चाइना जो हिमालय से भी ऊंचा और जमीन से भी गहरा उनका संबंध है। हाउ यू आर मैनेजिंग द टॉप पीपल, आप वहां के हुक्मरानों से सीखिए, क्योंकि दे आर रेडी टू गिव एवरीथिंग। सर, मुझे भारत के एक बड़े शायर का शेर याद आ रहा है कि उसी का दौर है जो इस जमाने में इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। ये वाला ये जो गुर है, ये वाकई पाकिस्तान का, इसमें कोई सानी नहीं है, और जिसका कोई अपना कंडक्ट नहीं है, जिसकी अपनी कोई रीढ़ नहीं है, जो लिजा है और जिसमें कहीं पर कोई स्टैंड नहीं है, जिसका, वो जाहिर है इधर भी खेल सकता है, उधर भी खेल सकता है। इसके नुकसान भी होते हैं जो वो झेलता है, लेकिन इसका रोना वो दुनिया के सामने रोता नहीं है। चाइना के साथ भी निभाते रहना, चाइना के कहने पर रशिया की तरफ से लड़ने के लिए पहुंच जाना, इधर अमेरिका को कहना आओ तेल ले लो, तुम बताओ ईरान पर मिसाइल मारनी है, आओ मेरे एयर स्पेस का इस्तेमाल कर लो। हिमाचल पीके श्रीवास्तव यहाँ पहुंच रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है, जल्दी से आइए। ये तो नहीं कहूंगा, बहुत देर कर दी, मेहरबान आते। लेकिन सर, ये पाकिस्तान ऐसा कैसे खेल ले रहा है? अमेरिका के शह पर ज़ेलेंस्की लड़ रहे हैं, लेकिन उधर रशिया के साथ जाकर कह रहे हैं कि इसके सोल्जर्स जा रहे हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं। अब बताओ दिनेश, इतने सालों से और इतने महीनों से, और आपके शो पे कितनी बार हम लोगों ने कहा, ये जो लाहौरी चूरन है ना, जिसको आप खिला दीजिए वो मस्त हो जाता है। उधर भी खिला, इधर, लेकिन एक बात बता दें आपको, ज्यादा चलने वाला नहीं है। अच्छा। ये जो इसने दो बैलेंसिंग कर रहा है ना, ट्रपीज जिसको दो नावों की सवारी, गिरेगा जरूर, लेकिन खास बात ये है, गिरने से पहले ये औरों को भी गिरा के जाएगा। अच्छा, ओके। ट्रम्प भी जाएंगे, और ट्रम्प की आजकल देखिए रेटिंग कितनी कम हो गई है। अमेरिका में सारे लोग त्रस्त हो गए। सर, लेकिन पाकिस्तान जैसी पनौती को रशिया अपने यहाँ आने क्यों दे रहा है सर?
उधर रशिया लेके जा रहा है। भाई वहां से अगर उसके सैनिक कुछ भी गए होंगे तो पनौती है ना सर। देखिए ऐसा है, हाँ। अगर मरने के लिए लोग तैयार हैं, हाँ। तो फ्रंट लाइन वो अपने क्यों रखे हैं? फ्रंट लाइन पे अपने सैनिकों को क्यों लगाया जाए? अगर मरने के लिए लोग तैयार हैं, अगर मुनीर उनकी जान की एवज में कुछ पैसे खा के उनको भेज सकता है तो ठीक है, मरने के लिए उनको ज़ेलेंस्की की बंदूकों के और मिसाइलों के सामने उनका सीना कर दिया जाए। यूक्रेन के ठिकानों पर रूस का जबरदस्त प्रहार। अगली खबर देखिए, टॉर्नेडो एस रॉकेट लॉन्चर से कहर बरपाया गया। यूक्रेनी सेना के कई अस्थायी डिप्लॉयमेंट पॉइंट तबाह हुए। अब जरा यहां देखिए रशिया किस तरीके से यूक्रेन को लगातार धूल धूसरित करने में लगा हुआ है। जिस यूक्रेन को दुनिया में संपन्नता के लिए, समृद्धि के लिए जाना जाता था, दुनिया की ब्रेड बास्केट कहलाता था, दुनिया के लिए ग्रेन सप्लाई करने में, सूरजमुखी का तेल सप्लाई करने में, एनर्जी सप्लाई करने, गैस, ऑयल, ये अब यूक्रेन जो है ये चरमरा के ढांचा बचा है। सर मुझको लगता है कि ज़ेलेंस्की इसको वहां ले जाएंगे जहां से यूक्रेन बस नाम का रह जाए। बस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और आप देख रहे हैं जितने बार ट्रंप बातचीत करता है, कोई मिलने के लिए जाता है, उतनी बार पुतिन एक नया हथियार लगा निकाल लेते हैं। टॉर्नेडो एस उन्होंने पहली बार उतारा है। अच्छा, ये जो है ये मारक क्षमता इसकी 200 से 300 किलोमीटर तक की मानी जाती है। अच्छा, ये वहां तक मार कर सकता है। हाँ। और बहुत सटीक है। हाँ। अब इन्होंने ये निकाला। अच्छा। क्योंकि आप फिर बात करने आए हो। हाँ। क्योंकि बात करके आप बात नहीं करते हो। हाँ। आप सिर्फ धमकी देते हो। हाँ। हम मार देंगे, 7 तारीख तक करो, हाँ। 5 तारीख तक करो। हाँ। तारीख पर तारीख, हाँ। तारीख पर तारीख हो क्या रहा है? या तो तारीख देते हैं या टैरिफ देते हैं। इनको अपना ये रास्ता बदलना। तो सर आप ये जो कह रहे थे, बातचीत जो हो रही है, हाँ। टॉर्नेडो एस आया है, हाँ। इसके बाद और भी आएंगे। हाँ। सिर्फ पुतिन ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी ये शुरुआत है, आगे हमारे पास बहुत कुछ तो है। ये सोचिए कि जहां वेस्ट ये कह रहा है कि देखो हमने उनका पूरा उनको एम्प्टी कर दिया, उनके पास हथियार बचे नहीं है, इधर रशिया कह रहा है अभी तो कई हमने मैदान में उतारे ही नहीं है। और इधर देखिए जुलाई में रूस का यूक्रेन पर 600 ड्रोन से अटैक। युद्ध शुरू होने के बाद सबसे ज्यादा ड्रोन अटैक, हमले में 50 से ज्यादा की मौत, कई घर तबाह हुए, एम्बुलेंस, मिलिट्री ठिकानों को भी नुकसान हुआ है। जुलाई में रूस का यूक्रेन पर अभी तक जो अटैक हुआ है, 600 ड्रोनों का अटैक काउंट किया जा चुका है। और जुलाई में एक तरीके से सबसे मारक साबित हुआ है। अगर कम से कम 1-1.5 साल की बीते 1-1.5 साल की लड़ाई में आप ले लें तो जुलाई का महीना यूक्रेन के ऊपर बड़ा तबाही वाला साबित हुआ है। और एक तरीके से मधुमक्खी के छत्ते में जाकर हाथ डालने और मधुमक्खियों को हिलाकर अपने ऊपर बुलाने का काम यूक्रेन लगातार कर रहा है। और इसके पीछे है ज़ेलेंस्की जो जानते हैं कि जब तक ये मुसीबत है उनकी कुर्सी बची हुई है और तभी तक वेस्ट की तरफ से मदद मिल रही है। लेकिन सर इसका मतलब ये कि क्या अगर इस तरीके का एक सिस्टम ही बन गया जहां बेनिफिट होने वाले कई लोग भी हैं और ये साइकिल बन गया, तो फिर ये परपिचुअल किस्म का एक हिसाब किताब बन गया है जो अब कभी खत्म होता हुआ दिखाई भी नहीं दे रहा है। देखिए दिनेश, इसमें जब भी आप फ्रंटलाइन स्टेट बनते हैं, हाँ, जो आपका यूक्रेन इज अ फ्रंटलाइन स्टेट ऑफ नेटो, हाँ, ठीक है, उसका हाँ, तो उसकी फितरत यही होती है। हाँ। देखिए क्या होता है वहां पर, आप जानते ही हैं 3.5 करोड़ लोग थे, अभी आप 2.7 के आसपास, 1 करोड़ लोग कहां चले गए? हाँ। जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एनीवन हु वाज टू बी देयर, जो ये थे ना ज़ेलेंस्की साहब, हाँ। और आप जानते हैं स्टैंडिंग कॉमेडियन थे, 2018 में आए हैं। सामरिक दृष्टि से उनको ज्यादा चीजों की पता नहीं होती, मगर यू कांट फाइट जो कि भाई भाई है। यदि यूक्रेन को आप लें और रशिया भाई भाई है, उनको भी लड़ाने वाला है, इंडिया और पाकिस्तान को भी लड़ाने वाला, या नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को लड़ाने वाला, ये जो चीजें हैं, ये जो लोग हैं, और कौन करता है वो आपको इशारों में पता है। तो किसी ने कहा सर वो करता है जो पीस प्राइज लेना चाहता है। तो उसने कहा कि पीस प्राइज कैसे लेगा? उसने कहा कि 2 मुल्क ऐसे हैं जो आपस में लड़ नहीं रहे हैं, लेकिन यहां से देखना वो पीस प्राइज निकलेगा। बोले कैसे निकलेगा? उन्होंने कहा क्योंकि अब ये लड़वाए जाएंगे और फिर पीस कराई जाएगी और फिर उसके बाद नोबेल के लिए खुद को। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें क्या है, वैसे सर विद ड्यू रिस्पेक्ट्स, आई डोंट एग्री कि एनी टाइम यूक्रेन वाज द फ्रंट स्टेट फॉर नाटो। क्यों सर? नाटो का वहां से पोलैंड पे खत्म हो रहा है मामला। अच्छा, आप हाँ, इसलिए सर इसलिए तो, लेकिन ये एम्बिशन किसने उनके अंदर डाला? आपने जो पहले कहा कि पाकिस्तानी अगर फ्रंट लाइन पे लगते हैं उनका सीना छलनी होता है गोलियों से, तो रशिया को क्या एतराज है? इसी तरह नेटो को क्या एतराज है अगर यूक्रेन उनके लिए गोलियां खाता है? यहाँ पर अब उनको अपने उसने पहले आप जरा पूरा कार्यक्रम देखिए। हाँ। पहले उन्होंने कहा कि आप अपनी रक्षा खुद करेंगे, नाटो को बोले अपना बजट बढ़ाइए 5%। सबने अपना बजट बढ़ाना शुरू किया। अगर बजट बढ़ता है नाटो कंट्रीज का, तो किससे खरीदेंगे वो हथियार? वही हथियार खरीदेंगे। राइट। हथियार खरीदेंगे तो लोग मरेंगे तो फार्मेसी किसकी लेंगे? फिर आपने कहा आप इनसे तेल मत लीजिए। नॉर्थ स्ट्रीम को आपने खुद ही उड़ा दिया।
तो ये तो इसका मतलब कि आप कहते हैं मेरा तेल लो, मेरी दवाई लो, मेरी बंदूक लो और लड़ो। अब लड़ने के लिए आदमी चाहिए, तुम मेरा आदमी कहां से आएंगे? यूक्रेन जैसा देश जो एग्रीगेरियन है, ये पूरा का पूरा एग्रीगेरियन स्टेट है। इट वाज नोन एज द राइस बाउल ऑफ द वर्ल्ड। आपने पूरे मतलब पूरे ग्लोब को एक तरह की भुखमरी में डाल दिया। ये कहा जा रहा है कि अगर जख्म नहीं होंगे तो मरहम कौन खरीदेगा? अगर कफन बेचने वाला लोगों की मौत पर खुश होता है तो इसमें क्या हैरानी है? अगली खबर देखिए, डबल स्टैंडर्ड पर ट्रंप की बोलती बंद। डबल स्टैंडर्ड को लेकर सवाल हुआ, बोलती बंद हुई। अमेरिका के रूस से कारोबार के सवाल पर फंसे। यूरेनियम, यूरिया क्यों खरीद रहे हो भाई? रशिया अगर इतना बड़ा दुश्मन है तो क्यों खरीद रहे हो? खरीद के सवाल पर फंसे ट्रंप। सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। क्या बात है, कौन न मर जाए इस सादगी पे सर। सादगी ऐसी है, मैं तो वाकई मर गया। ये सुन के पहली बार ट्रंप ने एक्सेप्ट किया है, मुझे पता नहीं है। कम से कम ये शब्द उनके मुखारबिंद से निकले हैं। अदरवाइज आई नो एवरीथिंग, आई एम द ग्रेट डील मेकर। तुरंत क्लासिफाई करते हैं, ही इज गुड चैप, ही इज अ बैड चैप, इमीडिएट, देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नोबडी इन बिटवीन। और आप देखिए, आपका हिंदुस्तान से इतना स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, मतलब सर हमने उनके साथ कितने एग्रीमेंट साइन किए। सर जरा ये बता दीजिए हमारे दर्शकों को, आज ये बता दीजिए जनरल सिन्हा, ये बता दीजिए, ये जो दुनिया भर के सैंक्शंस और रशिया हमारा जो है वो हमेशा का नैसर्गिक शत्रु है वाली बात जो करने वाला अमेरिका है, वो क्या क्या चीजें मंगाता जा रहा है आज भी रशिया से? देखिए, रशिया यूरेनियम आज से नहीं आ रही है। यूरेनियम की जितनी बड़ी खाने रशिया में है कहीं नहीं। उसके बाद ईरान में है। दूसरी बात, जो फर्टिलाइजर है, 90% फर्टिलाइजर इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आता है रशिया से। क्योंकि सबसे बड़ा यदि फर्टिलाइजर को भारत भी खरीदता है, हम रशिया से ही खरीदते हैं। पूरे जगह आप देखते हैं ना, जितनी भी फर्टिलाइजर। अरे तो हम तो अपने दोस्त से खरीद रहे हैं, तेल हो चाहे फर्टिलाइजर। तुम्हारा तो दुश्मन है और हम अपने दोस्त से खरीदते हैं। तुम सैंक्शन की बात करते हो, टैरिफ की बात करते हो, तुम खरीद रहे हो, उसका क्या? एक बहुत बड़ा खुलासा जो कल आया है, कल के अभी हम तो सब जानते थे, जो हम भारत तेल खरीद रहा था रशिया से, वो अमेरिका के कहने पे ही खरीद रहा था। एब्सोल्युटली, वो तो वो कि आप खरीदिए, और जिससे कि दाम अदरवाइज $200 पर बैरल हो जाता। सर एक सेकंड फिर से बताइए सर, एक बार फिर से इसको स्वेलो करने दीजिए। आप क्या कह रहे हैं सर? हाँ, ये तो खुल आप कह रहे हैं कि हम जो रशिया से ले रहे थे पेट्रोलियम, वो अमेरिका के कहने पे ले रहे थे? अमेरिकन के कहने पे। कैसे सर, कैसे? 2024 में उन्होंने कहा अदरवाइज 200 आपका डॉलर पर बैरल उसका दम हो जाता। उन्होंने कहा आप खरीदिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जरूर हल्ला करेंगे। आज भी वो हल्ला ही कर रहे हैं। अदरवाइज इंडिया इतना शेयर क्यों है? शेयर इसलिए नहीं कि अमेरिका ने कहा, जो हमारी अब सोचने की जो है चाणक्य नीति, आप ऐसे लोग भी तो चाणक्य ही हैं। अरे सर, आप मीडिया के आपको देख के सोचते हैं, हम लोग सुनते हैं और अपनी सोच बनाते हैं। जी, बात वो है, अब हम यहाँ से काम कर रहे हैं, अब हम किसी के कहने से काम नहीं कर रहे। वाह, लेकिन अमेरिका क्या बात है, ये तो मतलब वही वाली बात है कि अपना काम है बनता और नोबेल पीस प्राइज दिलाए बाकी दुनिया की जनता। सर ये तो हैरानी कर देने वाला मामला है। इसको एक बात सरलीकरण में बताना जरूरी है दर्शकों को कि अमेरिका ने 2024 में कहा था कि आप खरीदते रहिए और ज्यादा खरीद लीजिए, क्योंकि नहीं तो दाम बढ़ेंगे। तो दाम नहीं बढ़े, कहीं न कहीं से खरीदना पड़ेगा। और आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, सबसे ज्यादा तेल तो रशिया में ही है। ये जो हम बात करते हैं कि यहाँ इतने मिलियन बैरल्स हैं, वहाँ इतने मिलियन बैरल्स हैं, सबसे ज्यादा वहीं पर है। अगर आपने उसका खरीदा नहीं तो इन लोग क्या हाल होगा? तो ये सब मिला जुला करके ये रणनीति सोची समझी रणनीति। अब आप जब ये समझ रहे हैं, जाहिर है आप सब लोगों के, बहुत सारे लोगों के लिए हैरान करने वाली सच्चाई का खुलासा है। आप थोड़ा सा पानी लीजिए, पानी पीजिए और इसको गले के नीचे उतारिए। क्यों कहते हैं तेल देखो तेल की धार देखो? इसलिए कहते हैं नेक्स्ट ब्रेकिंग इन प्रतिशोध, ट्रंप के भारत विरोधी रुख का अमेरिका में विरोध। अगली खबर फ्लैश कीजिए। निकी हेली ने खोली ट्रंप के डबल स्टैंडर्ड की पोल। चीन और भारत को लेकर अलग अलग रुख क्यों? निकी ने कहा, चीन को क्यों दी जा रही है छूट? भारत जैसे मजबूत सहयोगी के साथ रिश्ता खराब ना करें। चलो कहीं तो सद्बुद्धि है। सद्बुद्धि है। निकी हेली जो है इंडियन ओरिजिन की हैं, और उन्होंने जो बात की उसमें दो बातें उन्होंने कही कि इनका सबसे ज्यादा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो किसके साथ गड़बड़ है। 300 बिलियन, 295 टू बी एग्जैक्ट, 295 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है विद रिस्पेक्ट टू चाइना। तो चाइना को क्यों नहीं कह रहे हैं आप? लेकिन यहाँ पर एक बात है, जो ट्रंप जो इतनी सारी उलटफेर कर रहे हैं, शायद इनके अपने इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, यहाँ पर वो बात कह सकता हूँ थोड़ी सी सीरियस नोट पे, एक ट्रिफिन
डायलेमा करके ये क्या है सर ट्रिफिन डायलेमा? ट्रिफिन डायलेमा का मतलब ये होता है कि जब आप अपने देश की करेंसी को पूरे वर्ल्ड की करेंसी बनाना चाहते हैं, इसका मतलब आप सबको करेंसी देना चाहते हैं, ठीक है, तभी तो लोग खरीदेंगे। डॉलर देना चाहते हैं। अगर आप डॉलर देना चाहते हैं तो उनसे क्या लेंगे? तो आप इंपोर्ट करेंगे। जब तक आप ज्यादा इंपोर्ट नहीं करेंगे तो डॉलर देंगे कैसे? देंगे कैसे? और अगर आप टैरिफ लगा देंगे तो कैसे इंपोर्ट होगा? कैसे इंपोर्ट होगा? राइट, तो उनको डॉलर नहीं मिलेंगे। तो वो ट्रिफिन डायलेमा ये था कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपकी जो वर्चस्व है डॉलर का वो खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको इंपोर्ट ज्यादा करना पड़ेगा। तो अब इसमें कंट्रोल कैसे करें? आप अपने यहाँ टेक्नोलॉजी कंट्रोल करिए, अपने यहाँ स्किल कंट्रोल करिए, अपने यहाँ जो बोर्ड लेवल की मैनेजमेट है वो कंट्रोल करिए, बाकी से काम करिए, बाकी सबसे काम करिए, काम कराइए। तो ये व्यवस्था ठीक चल रही थी। अब इन्होंने उसमें क्या गड़बड़ की? टैरिफ लगाई, यूनिवर्सिटीज को अटैक कर दिया। नहीं, अपने यूनिवर्सिटीज को अटैक कर दिया तो स्किल बंद हो गई। कहते हैं H1B बंद करेंगे तो लोग आना बंद कर देंगे। और जो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, कॉन्स्ट्रक्टर्स हैं, इंजीनियर्स डॉक्टर मोस्टली चाइनीज और इंडियंस हैं, कॉन्स्ट्रक्टर्स मोस्टली मैक्सिकन्स हैं, इन सबको आप निकाल दोगे तो यही करना पड़ेगा। ये भैया है कौन सी रणनीति? ये जिसमें जो दुश्मन है वो तो दोस्त बन गए, जो एलाइज है वो तो आपके दुश्मन बन गए, दुश्मन बनते जा रहे हैं। तो आपको ये बार सोचना पड़ेगा कि जिस तरह से कल जनरल सिन्हा कह रहे थे कि क्या आप उसी डाल को काट रहे हैं जिसमें आप बैठे हुए हैं? फिलहाल तो यही लग रहा है, यही है डायलेमा। और ये ट्रिफिन डायलेमा अब और बड़ा डायलेमा हो गया। एनएसए अजीत डोभाल का रूस दौरा। अगली खबर, मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन से होगी मुलाकात। भारत के एनएसए जा रहे हैं रशिया, रणनीतिक साझेदारी पर होगी चर्चा। तेल खरीद पर बड़ी डील संभव। और मुझको लगता है धीरे से डोभाल साहब ये भी कहेंगे और पाकिस्तानी बुलाओ यार, थोड़ा फ्रंट लाइन पे लगा दो जरा, जिधर से ज़ेलेंस्की बम बरसा रहे हैं। जनरल सिन्हा, क्या क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो डिस्कस हो सकते हैं? देखिए, बहुत बड़ा है आरआईसी का मुद्दा। रशिया, इंडिया, चाइना का जो मुद्दा है और वो चला है। और हम रशिया के कहने से ही और जो रीसेटिंग हो रही है नॉट चाइना के साथ, ये स्ट्रैटेजिक है। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कॉपरेशनल लेवल पे है। ये जो चल रही है, और मेरे ख्याल से क्योंकि सितंबर में यदि अगस्त में प्रधानमंत्री चाइना नहीं जाते हैं एससीओ की, इसके पहले डोभाल साहब, हमारे रक्षा मंत्री, हमारे और विदेश मंत्री सब गए थे एससीओ मीट में, आपने देखा था। और वहां से जो उन्होंने बंद फोटा था और उसके कारण चाइना भी आ गया था लाइन पे। अभी चाइना को देखिए, मोदी जी ने 2017 से ये बात कही कि एलिफेंट एंड ड्रैगन का जो मिलाप है, वहां से बोला था ये आफ्टर डोकलाम। उनको ये यहाँ भी समझाए थे उन्होंने जब हमारे इंडिया में आए और साउथ में गए 2019 में। मगर जो ये बताइए, अमेरिकी दादागिरी, कई बार जो दादागिरी होती है ना, वो देश जो आपस में कहीं वैमनस्य रख रहे होते हैं उनको भी सद्बुद्धि आती है। चाइना को क्या, ड्रैगन को ये बात समझ में आएगी जो मेरा नेबर है, मैं नेबर नहीं बदल सकता। और भारत जैसा हार्मलेस बल्कि कल्याण करने वाला लेबर कहां मिलेगा? वहां भी एक 1.4 करोड़ है चाइनीज, उसमें से काफी को ये सद्बुद्धि है ये। मगर तो ये बताइए, जो ये हम बात करते हैं आरआईसी वाली बात, क्या रशिया, इंडिया, चाइना वाला ये अगर ये बन गया सर, तो ये जो अमेरिका ये दादागिरी दिखा रहा है ना, ये कंबल ओढ़ के लेट जाएगा, कहेगा अब तक उठाना। इसमें से ब्राजील भी आएगा। हाँ, फिर ब्राजील आएगा। ब्राजील लिख चुका है। और जहां तक ये बात कर रहे थे ड्रैगन और एलिफेंट की, शी ने चिट्ठी लिखी थी अभी अपने प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट मुर्मू को। उन्होंने लिखा इट्स टाइम फॉर एलिफेंट एंड ड्रैगन टू डांस टुगेदर। मतलब उन्होंने ये बात लिखी उस चिट्ठी में। अरे तो सर, हमने कब मना किया है? हम तो कहते हैं हमारी जमीन पे बुरी निगाह मत रखो, हमारे साथ सदाशयता से पेश आओ। हम तो वैसे ही देश हैं। हाँ, तो हम चाहते हैं भैया हम किसी का नहीं तो हमको चिट्ठी मत लिखो, अपने आप में तब्दीलियां लेकर आओ, अपना व्यवहार बदलो। हम तो ये चिट्ठी वाली जो भाषा है वो तो हम खुद ही उसको चरितार्थ करते हैं, उसको जीते हैं। अगली खबर यह है कि अमेरिका यूरोप मिसाइल पर प्लान पर भड़के पुतिन। अमेरिका यूरोप मिसाइल प्लान पर पुतिन भड़क गए हैं। बेलारूस में और सैनिक मिसाइल तैनात करने की तैयारी है। रूसी विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, रूसी परमाणु मिसाइलों की अब कोई सीमा नहीं है। अमेरिका नेटो से पूरी ताकत से मुकाबला किया जाएगा। सर लेकिन कमाल है, कई बार लगता है क्या बात है, रशिया के लिए ताली बजाने का मन करता है। ये जो है जितना उधर से दबाने की एग्रेशन की कोशिश की जा रही है, रशिया कहता है अच्छा रुको, मैं अपने आप को और बड़ा करता हूं। एक बात है, देखिए ये पहले एक ट्रीटी थी, उसको INRF बोलते थे। INRF इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी। अच्छा, उसका मतलब ये था कि हम इंटरमीडिएट रेंज के जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं उनको नहीं रखेंगे। उसका मतलब क्या खास था कि अगर न्यूक्लियर उस रेंज की नहीं होगी, इसका मतलब जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट है उसको हम अटैक नहीं करेंगे, वो हम दूर की बात करेंगे, नजदीक की नहीं करेंगे। ये ट्रीटी अपने आप इन लोगों ने एक्चुअली रद्द कर दी, यूएस ने अपनी तरफ से। अब अनाउंस किया है रशिया ने, हम इसको रद्द करते हैं। इसका मतलब कोई सीमा नहीं है, अब जीरो डिस्टेंस से लेके लॉन्ग डिस्टेंस तक। स्टार्ट के मामले में भी
अमेरिका की तरफ से गलती हुई, ज़ेलेंस्की की तरफ से गलती हुई, और इस मामले में भी अमेरिका अगर की आप तरफ से। उस पटल पे इसको देखेंगे, हाँ। जो कहते हैं हम एक मॉरल ग्राउंड पे, हाँ। तो यहाँ पर पुतिन ने चुप रह करके हाँ। हर उस चीज को निभाया है। हाँ। जो स्टार्ट की बात आपने हाँ। की थी, निभाया, लेकिन आपने लेकिन भाई आपको भी तो निभाना पड़ेगा। ताली एक हाथ से कब तक बचती रहेगी? और ये तो कागज में लिखी हुई ट्रीटीज थी, इनका पालन आप नहीं कर रहे, और फिर आप कहोगे कि रशिया जो है विलेन है। अगली खबर देखिए, नेतन्याहू के गाजा पर कब्जे की योजना को झटका। बिग गाजा प्लान पर इजरायली डिफेंस फोर्स के चीफ की आपत्ति। गाजा पर कब्जे की कोशिश से बंधकों की जान को खतरा, आईडीएफ ने कहा है। नेतन्याहू के करीबियों ने आर्मी चीफ जमीर का मांगा इस्तीफा। फिलहाल गाजा के करीब 75% हिस्से पर इजरायली सेना का नियंत्रण। नेतन्याहू संपूर्ण गाजा पर कब्जा चाहते हैं। इसका कल्मिनेशन क्या देख रहे हैं सर आप? मेरे को तो लगता है गाजा में पूरा का पूरा ये करेंगे खत्म। अच्छा, मेरे को तो यही लगता है। हाँ। देखिए, इसमें पूरा टैसिट सपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप का है। हाँ। वो उनका जो रिसोर्ट लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि अगर आप पूरा कब्जा करोगे, ये ट्रैप है, आप फंस जाओगे इसमें। नहीं। हाँ, देखिए, आप बहुत छोटी स्ट्रिप है, इसको हाँ। हम बहुत, ये लोग कर नहीं पाए जिस तरह से करना चाहिए। आप बताइए ना, टोटल लेंथ क्या है? 42 किलोमीटर बाई 12 किलोमीटर का लेंथ बहुत बड़ा नहीं होता है। मगर इन्होंने जो किया है ना कि एक बार इधर भेजो, फिर इधर भेजो, फिर इधर भेजो, इधर भेजो, और आप उसको मॉपिंग ऑफ ऑपरेशंस कहते हैं। आप उसको सैनिटाइज करके अपने कब्जे में लेने की, वो इन्होंने नहीं की। और आपके पास क्या पता सर प्लान रहा हो, मारो कम घसीटो ज्यादा। You never know। प्लान है। हाँ? वो प्लान के प्लान- साथ हाँ? पूरी बर्बादी, बर्बादी। एक एक घर को मारना है। बिल्कुल। क्योंकि वहां रिसोर्ट बना। ये अगली खबर इसी नोट पर देखिए। गाजा में इजरायली सेना का ताबड़तोड़ प्रहार जारी है। आईडीएफ ने कई लोगों पर, कहते हैं, हालांकि दूसरी तरफ से आने वाला आरोप है कि भूखे लोगों पर गोली चला दी। सहायता और शरणार्थी कैंपों पर गोलाबारी हुई। गाजा में पिछले 24 घंटों में 74 की मौत। लेकिन इस बीच आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इन्हीं कैंपों से इजराइल की तरफ मोर्टार भी चलाए जा रहे हैं। और ऐसे में अगर ये शिकायत की जा रही है कि देखिए भूखे लोगों पर, अरे आप भूखे और ऐसे लोग जो सताए हुए हैं उनके बीच में मोर्टार लेके पहुंच जाएंगे और इजराइल पे मारेंगे, और आप चाहेंगे कि इजराइल चुपचाप देखता रहे। क्यों? क्योंकि उसके आसपास ऐसे लोग जो असहाय हैं मौजूद हैं। आपको अगर असहायों की चिंता है तो आप उनके बीच में घुसकर, और यही काम पाकिस्तान ने किया था। पाकिस्तान ने जब भारत पर अटैक किया था तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि उनके जो फाइटर जेट्स थे सिविलियन एयरक्राफ्ट की आड़ लेकर उड़ रहे थे। उन्होंने कई जगह से, ऐसी जगह से भारत पर गोलाबारी करने की कोशिश की जहां उनकी अपनी बस्तियां थी, ताकि अगर भारत इसमें रिटेलिएट करे तो वो कह सकें कि देखो हमारे यहाँ ये जो मासूम और निर्दोष है उनकी। सर ये अब टैक्टिक पुरानी हो गई। इसमें तो दुनिया भर के जो प्रावधान है उनका हवाला देना पुराना हो गया, और अब ये चलता है नहीं। अगर मेरा दुश्मन उन लोगों के बीच में घुसा हुआ तो मैं मारूंगा। बिल्कुल सही है। वो शत्रुबूत की जो बात होती है कि जहां दुश्मन घुसा है वहां मारना है। हाँ। लेकिन जो शिखंडी वाली चाल ये लोग चलते रहते हैं बीच बीच में, बिल्कुल वही वाली चाल है कि आगे आपने सिविल एयरक्राफ्ट को रखा, इसका मतलब आपको मिलिट्री से ज्यादा, मिलिट्री की ज्यादा परवाह है, सिविल कम। यही तो हम लोग कहते हैं, यही तो कहते हैं कि वहां पर सिर्फ मिलिट्री की परवाह है, वहां की कौम के बारे में कोई नहीं सोचता है पाकिस्तान में। और आपने देखा भी था, उनके जो डिफेंस मिनिस्टर थे पार्लियामेंट में बोल रहे थे कि हमारे पास मदरसे हैं। मदरसों में 15 साल के बच्चे पढ़ते हैं, 16 साल के बच्चे पढ़ते हैं। वो हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ये जो विक्टिम कार्ड खेलना इस तरीके का था, अब ये दुनिया में पुराना होता जा रहा है। अगली खबर देखिए, इजराइल के एयरपोर्ट पर मिसाइल अटैक का दावा किया गया। यमन के हुती विद्रोहियों ने बेन गुरियन हवाई अड्डे को टारगेट किया। पैलेस्टाइन 2